हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु अपने पगफेरे की रस्म के लिए मायके गई हुई थी, लेकिन मायके जाने के दौरान ही उसके पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इस हादसे से मधु का रो रो कर ही बुरा हाल हो रहा था। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने ससुराल जाती है। अपने ससुराल में कदम रखती है, तभी मधु की सास अनीता मधु को रोकते हुए कहती है, वहीं रुक, तेरे ये कदम मेरे घर में जैसे ही पड़े मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। माँ जी, आप मुझे क्यों बोल रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो इसमें सारी मेरी ही है ना। मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। काश मैं अपनी इस गलती को सुधार सकती। मेरा बेटा काश वापस आ सकता। माँ जी, अंजलि दी कहाँ है? आप मेरी बात तो सुनने को तैयार नहीं हो। कम से कम अंजलि दीदी की बात तो सुन ही लोगी। अरे तुझे तो शर्म नहीं आती? पहले तो मेरा बेटा खा गई और अब मेरी बेटी को ढूंढ रही है। अनीता अपनी बहू मधु को अपने बेटे के जाने का जिम्मेदार बता रही थी। तभी वहाँ मधु की ननद अंजलि आती है और कहती है, माँ आप क्यों भाभी को बोल रही हो? भाभी की तो अभी हाथों की मेहंदी भी हल्की नहीं हुई है कि उन्हें भैया छोड़ कर चले गए। अब उनका इस हालत में हम ही साथ नहीं देंगे तो उनका क्या हाल होगा? तेरी ये भाभी है जिसके आने के बाद तेरा भाई हमें छोड़कर चला गया। सुहागन थी तब ऐसे कदम निकले इसके, अब तो ये विधवा हो गई है। पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटेगा अब। माँ बस भी करो, अब भाभी को आप ही ऐसे बोलोगे तो बाहर वाले तो उन्हें ताने देकर ही मार देंगे। कोई बात नहीं अंजलि दीदी, माँ जी के दिल में अभी गुस्सा है। बेटे को अभी अभी खोया है, बहुत दुख है उनके मन में। कोई बात नहीं, अगर माँ जी मेरे ऊपर अपनी भड़ास निकाल रही हैं तो निकालने दीजिए। मेरे बेटे को तो खा ही गई, अब पता नहीं क्या खा के मानेगी। पता नहीं अब क्या क्या खाएगी। माँ बस भी करो। अरे भाभी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप उन्हें कुछ भी बोलती ही जाओ। जरा उनकी भी तो हालत समझो ना, उन्होंने भी तो अपना पति खोया है। अब बोलने और सुनने को बचा ही क्या है? मेरा बेटा तो चला ही गया ना। माँ जी, आपके मन में मुझे लेकर जितनी भी भड़ास है ना, वो सारी भड़ास आप निकाल लीजिए। भाभी आप माँ की बातें क्यों सुन रही हो? चलो आप अभी अभी अपने मायके से आई हो और अभी अभी माँ के ताने सुन रही हो। चलो मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, थोड़ा आराम कर लेना। अनीता अपने बेटे के जाने का सारा इल्जाम मधु पर डाल देती है और मधु भी बेचारी क्या करती, चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी। धीरे धीरे दिन तो निकल रहे थे, लेकिन अनीता के ताने कम नहीं हो रहे थे। वो छोटी छोटी बातों को लेकर मधु को ताने दिया करती। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी पड़ोसन रमा के साथ अपने घर में बैठकर आराम से बातें कर रही थी। तभी वहाँ बाजार से सब्जियां लेकर मधु आती है। मधु के घर में आते ही अनीता रमा से कहती है, लो मेरी विधवा बहू के कदम पड़ गए फिर से मेरे घर में। मुझे तो ये लगता है कि जब ये घर में रहती है तब कुछ बुरा होता है, और जब ये घर से बाहर होती है तो इसके कदम पड़ते ही कुछ बुरा होता है। अनीता क्यों अपनी विधवा बहू को ताने दे रही है? अभी अभी पति खोया है उस बेचारी ने। इसकी तो किस्मत ही ऐसी है। मुझे तो खुद पर अफसोस होता है कि क्यों मैं अपने हंसते खेलते घर में इस मनहूस को बहू बना कर ले आई। अब इन सब चीजों में इस बेचारी का क्या दोष है? इसके साथ तो खुद ही बुरा हुआ है ना। अरे तू इसे नहीं जानती है, इसलिए इसकी इतनी तरफदारी कर रही है, लेकिन इसके बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अब तो ये मुझे मेरी बेटी से भी दूर कर रही है। माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? और मैं क्यों करूँगी भला ये सब? अब इसमें मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ? जब देखो तब मेरी बेटी अपनी भाभी के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे ननद भाभी है वो दोनों। अब वो दोनों आपस में बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तू भी ना अनीता। इसी बात का तो दुख है मुझे, कहीं मेरी बेटी को भी कुछ ना हो जाए। मुझे मेरी बहू के कदमों पर पूरा भरोसा है। ये हमेशा जब भी आती है कुछ ना कुछ बुरा होता है। अनीता अपनी पड़ोसन के आगे अपनी बहू को भला बुरा बोल ही रही थी कि इतने में अंजलि मुंह लटकाते हुए घर आती है और अंजलि को ऐसे देखकर मधु उसके पास जाकर कहती है, अंजलि दीदी, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो मेरी नौकरी चली गई, मुझे मेरे सर ने काम से निकाल दिया है। ये सब इस विधवा बहू के कदमों की वजह से हुआ है, वरना जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है? मेरी बेटी बेचारी, उसकी नौकरी चली गई। माँ मेरी नौकरी के जाने में भाभी की क्या गलती है? नौकरी मेरी ही किसी गलती की वजह से गई है ना। अंजलि सही बोल रही है। और रही बात नौकरी की ना, वो आज गई है, कल उस नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बस तू अपनी बहू को कोसना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मेरी विधवा बहू इस घर में रहेगी ना, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।
ये बात मैं लिख कर देती हूँ। कुंडली मार कर बैठ गई है ये हम लोगों के घर में। अनीता मधु के लिए उल्टा सीधा बोले जा रही थी और बोलने से पहले कुछ सोच तक नहीं रही थी। सभी लोग अनीता को समझाते हैं, लेकिन अनीता किसी की बात को नहीं मानती। वो अपनी बहू और उसके कदमों को लेकर हमेशा उसे सुनाती। कुछ दिनों बाद अंजलि और अनीता बातें कर रहे थे, तभी वहाँ अनीता कहती है, जो रिश्ता हो जाता वो बस मेरी विधवा बहू के कदमों की वजह से ही नहीं हुआ। माँ ऐसा नहीं है, वो तो आप ही मेरी मांगलिक होने के बाद उन लोगों से छुपा रही थी। अब उन्हें कहीं और से पता चल गई, फिर तो वो मना करेंगे ही ना शादी के लिए। तो मैंने तो तेरे भले के लिए ही बात छुपाई थी ना, और लड़के वालों को ये पता चलता कि तू मांगलिक है तो तेरी शादी ही नहीं होती। माँ जो भी हुआ ठीक ही हुआ, इसलिए आप भाभी को कुछ मत बोलो। तेरी भाभी की वजह से ही तो सब हुआ है, ना ही वो हमारे घर में आती, ना ही मेरा बेटा जाता, और ना ही तेरा रिश्ता टूटता। उसके कदम ही हमारे घर में पड़े हैं ना, जब से ही खुशियाँ चली गई। अनीता और अंजलि की सारी बातें मधु सुन लेती है। मधु को ये सब सुनने के बाद बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और अनीता अपनी बेटी की शादी टूटने का दोष भी अपनी बहू को देती है। अनीता मधु से बहुत चिढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद रमा अनीता के घर आती है और बोलती है, अरे अनीता, मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है कल, तू अपने पूरे परिवार के साथ आ जाइयो। ठीक है, मैं और अंजलि हम दोनों आ जाएंगे। अरे मैंने बोला है कि परिवार के साथ आइयो, ये नहीं कहा कि बस बेटी के साथ आना। अपनी बहू को भी लेकर आइयो, वो बाहर आएगी तो थोड़ा उसे भी अच्छा लगेगा ना। तू कैसी बातें कर रही है? इतना शुभ काम हो रहा है और तेरे घर में मेरी विधवा बहू के कदम पड़ेंगे तो कुछ बुरा भी तो हो सकता है ना। देख, ये तो तेरी सोच है, लेकिन ये सब बातें मैं नहीं मानती, और मुझे अच्छा लगेगा कि तू अपनी बहू और बेटी दोनों के साथ मेरे घर आए। इसलिए मेरी बात मान ले और दोनों के साथ आइयो। रमा की बात सुनकर अनीता अगले दिन अपनी बहू और बेटी के साथ रमा की बहू की गोद भराई की रस्म में जाती है। वहाँ जाने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ देर बाद अचानक से रमा की बहू मीनाक्षी को चक्कर आ जाता है और वो जैसे ही गिर रही थी तभी मधु वहाँ आकर उसे संभालती है, जिसके बाद सब मीनाक्षी को आराम से बैठाकर पानी पिलाते हैं। जैसे ही मीनाक्षी थोड़ा ठीक महसूस करने लगती है तो अनीता कहती है, देख लिया क्या हो रहा है, इसलिए मैं मना कर रही थी कि मेरी विधवा बहू को मत बुला। माँ जी, आज जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी वजह से ही सब हुआ है। अगर तू नहीं आई होती तो कुछ नहीं होता, हादसा होते होते रह गया। मैं तो अब भी यही बोलूंगी रमा कि मेरी बात मान और इसे यहाँ से भेज दे। आंटी जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन चक्कर मुझे इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अगर मधु दीदी ने मुझे संभाला नहीं होता तो जरूर कोई हादसा हो जाता। मीनाक्षी की सारी बातें सुनने के बाद अनीता को अपनी गलती समझ में आती है और रमा भी अनीता से कहती है, तेरी बहू के कदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस तूने अपने मन में सोच बना रखी है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे आज तक ना जाने क्या क्या बोला और तू हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचती रही। छोटे से हादसे से अनीता को अपनी गलती समझ आई थी और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। उसके बाद कभी भी अनीता अपनी विधवा बहू के कदमों को बुरा नहीं बोलती। रिचा खाने पीने की बहुत शौकीन थी। वो आए दिन कुछ न कुछ नया खाती ही रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने फोन में YouTube शॉर्ट्स देख रही होती है, तभी उसे दिखता है कि दिल्ली के रोहिणी में 7 फुट लंबा डोसा खाने पर 50,000 का इनाम है। ये देखकर वो खुशी से पगला जाती है और खुद से कहती है, मजा आ गया, मेरे जैसी भूखी, अरे मतलब खाने वाली लड़की को ऐसे ही चैलेंज की तो ताक रहती है जिसमें खाना भी मिले और पैसा भी मिले। अब तो मैंने ये चैलेंज जीत के ही दम लेना है। इतना बोलकर रिचा जल्दी से अपनी दोस्त पिया को कॉल करती है और उसे डोसा चैलेंज के बारे में बताती है, जिस पर पिया बोलती है, ओए पगला गई है क्या? कोई आसान काम नहीं है इतना सारा खा लेना। रिचा के लिए खाने को लेकर कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम बस कल उस दुकान में जाने की तैयारी करो। अब देखना तेरी दोस्त कैसे फेमस होती है। इतना कहकर रिचा कॉल कट कर देती है। अगले दिन दोनों सहेलियां मेट्रो से रोहिणी की उसी डोसा चैलेंज वाली दुकान पर चली जाती हैं, जहां आकर रिचा वही 7 फुट लंबा डोसा खाने के लिए लेती है और पूरे 1 घंटे के अंदर वो उस डोसे को खत्म करके 50,000 का इनाम अपने नाम कर लेती है।
होटल का मैनेजमेंट स्टाफ उसकी वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर देता है। तभी पिया बोलती है, क्या बात है, फेमस हो गई तू तो। मेरी जान, तेरी दोस्त तो पैदा ही कुछ बड़ा करने के लिए हुई है। ये सही है। चल अब इस इनाम के पैसों से मौज करते हैं। हाँ चल चल। दोनों सहेलियां डोसी की दुकान से निकलकर मस्ती करने क्लब चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और रिचा आए दिन कोई न कोई फूड चैलेंज करती रहती और वीडियो बना बना कर अपलोड करती। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे थे। ऐसे ही एक दिन रिचा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और रिचा कॉल पिक करके कहती है, हेलो कौन? हेलो मैडम, क्या मेरी बात मिस रिचा से हो रही है? हाँ जी, रिचा बात कर रही हूँ, कहिए। मैडम, हमने आपके बारे में सोशल मीडिया पर काफी सुना है और देखा भी है। आप काफी बड़े बड़े फूड चैलेंज करती हैं। जी करती हूँ। सो मैडम, ये कॉल भी आपको एक फूड चैलेंज के पर्पज से ही किया गया है। मैडम, आपको एक 10 किलो का समोसा खाना है, जिसके लिए हम आपको पूरे 50 लाख का इनाम देंगे। मैडम, कैसी बातें कर रही हो? 10 किलो का समोसा? अरे ये बहुत ज्यादा है। मैडम, मेरा काम बस आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन देने का था। अगर आप राजी हो तो कॉल बैक कर देना। बाकी की डिटेल हम आपको फोन पर सेंड कर देंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लड़की इतना कहकर कॉल कट कर देती है। तभी कमरे में रिचा की माँ सुधा आती है और अपनी बेटी के चेहरे पर परेशानी के हाव भाव देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ, मुझे एक खाने का चैलेंज मिला है, वो भी पूरे 50 लाख का। है? 50 लाख? अरे क्या खाना है? बस इतना पता है कि 10 किलो का समोसा खाना है। भाई तोबा, समोसा, वो भी 10 किलो का? बेटा पेट है, कुआं नहीं, जो तू 10 किलो का समोसा खा ले। वही तो माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर जीत गई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना है मेरे नाम से। बेटा, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में सेहत का सौदा मत कर बैठना। 10 किलो का समोसा खाना कोई आम बात नहीं है। बाकी जो तुझे सही लगे, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ। अच्छा, एक बढ़िया सी कॉफी पिला दो। क्यों नहीं बेटा, अभी पिलाती हूँ। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में रिचा को गरम गरम कॉफी बना कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रिचा 10 किलो के समोसे के चैलेंज के बारे में सोचती है और वो 10 किलो के समोसे को खाने का मन बना लेती है और उसी नंबर पर दोबारा कॉल करके कहती है, हेलो, मैं रिचा बात कर रही हूँ। मैं इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बाकी की डिटेल्स मेरे फोन पर सेंड कर दीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में रिचा के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिस पर कहाँ, कब, कितने बजे जाना है आदि जैसी सब डिटेल थी। ठीक एक हफ्ते बाद रिचा का 10 किलो का समोसा चैलेंज होने वाला था। रिचा अपने फॉलोअर्स को इसी से रिलेटेड वीडियो बनाकर बताती है, हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं रिचा आप लोगों के मनोरंजन के लिए और अपनी पेट पूजा के लिए आए दिन कोई ना कोई फूड चैलेंज करती ही रहती हूँ। तो ऐसा ही एक चैलेंजिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं आने वाले कुछ दिनों में, जिसके अंदर मैं खाऊंगी 10 किलो का समोसा। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 किलो का समोसा। तो आप मेरी ये अपकमिंग वीडियो देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, अपने कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। इतना कहकर रिचा वीडियो क्लोज करती है और उसे अपलोड कर देती है। रिचा के सभी फॉलोअर्स में 10 किलो के समोसे के चैलेंज को देखने के लिए उत्साह बढ़ता जा रहा था और एक हफ्ता बीत जाता है। रिचा के चैलेंज का दिन आता है और रिचा एड्रेस के अनुसार एक बहुत बड़े महाराज भोग नाम के होटल में पहुंचती है, जहां उसका बहुत रॉयल तरीके से स्वागत किया जाता है। तभी एक सर्वेंट उसके पास आकर कहता है, मैम आप प्लीज बैठो, आपका चैलेंज थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। इतना कहकर वो सर्वेंट होटल के मालिक विजय के पास जाकर कहता है, सर मैडम आ गई हैं, जिनको आपने बुलाया था वो बाहर आपका वेट कर रही हैं। ओके, मैं बस अभी आया। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और विजय भी रिचा के पास जाकर अपना इंट्रो देता है। पूरा होटल प्रेस और मीडिया वालों से भरा था। सभी लोग इस 10 किलो के समोसे को खाने का चैलेंज देखने के लिए उत्साहित थे। कुछ ही देर में 2 सर्वेंट एक बड़ी सी प्लेट में 10 किलो का समोसा लिए आते हैं और रिचा के सामने टेबल पर रख देती हैं।
तभी विजय बोलता है। सो मिस रिचा, आपको इस समोसे को 1 घंटे में पूरा खाकर खत्म करना है। आप रेडी हैं? यस आई एम रेडी। इतना कहकर विजय काउंटडाउन करता है और 1 घंटे का टाइमर शुरू कर देता है और रिचा समोसा खाना शुरू करती है। वो लगभग आधे से ज्यादा समोसा खा चुकी थी, पर उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। पर चैलेंज को जीतने के लिए रिचा लगातार खाती और बस खाती ही जाती है और आखिरकार वो 10 किलो का समोसा पूरा खा जाती है और चैलेंज जीत जाती है। पूरी मीडिया लाइव ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है और तभी विजय बोलता है, वाह 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 रिचा जी, आप तो सच में काबिले तारीफ हैं। आपके इस टैलेंट की तो दाद देनी होगी। कमाल कर दिया आज आपने। आज तक कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया है। ये लीजिए आपका 50 लाख का चेक। थैंक यू सर। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये चैलेंज जीत जाऊंगी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि रिचा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और उसका सारा खाया पिया बाहर आ जाता है। विजय उसे पकड़कर चेयर पर बैठा देता है और कहता है, आर यू ओके? आई एम टोटली फाइन एवरीवन। पर आप सभी एक बात याद रखिए, ऐसे चैलेंजेस करने के लिए आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से रेडी करना होता है। कभी भी पैसे कमाने या सिर्फ खुद को बाकी सबकी नजरों में साबित करने के लिए या जोश जोश में आकर ऐसा कोई चैलेंज ना करे। बाकी मैंने तो 10 किलो का समोसा खाया, जिसमें से 5 किलो मैंने निकाल भी दिया। इतना कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। पर इस चैलेंज के बाद से रिचा का परचम हर सोशल साइट पर ऐसा लहराता है कि हर कोई उसका फैन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।